वेलकम टू द पॉडकास्ट विद गुल बुखारी वंस अगेन। खुश आमदीद। हर तरफ एक ही सवाल है कि यकदम फिर से काबीना में चेंजेस क्यों। सबसे ज़्यादा हैरत है कि इजाज़ शाह को हटा के शेख रशीद को क्यों लगा दिया। क्या मामलात कुछ सेंसिटिव हैं, क्या मसला क्या है। अगर इस काबीना के चेंज को इसको एक्सप्लेन किया जाए तो खुलासे में तो ये है वही नाअहली जो 2.5 साल से चलती आ रही है। इसके इस्तीफ़ा तकनीकी और कानूनी वजूहात थीं, लेकिन वो भी इसीलिए आड़े आईं कि एक नाअहली का मुजाहरा 2.5 साल से किया जा रहा था। अगर आपको बहुत जल्दी से थोड़ा सा पीछे ले जाऊं इस पर वापस आने से पहले, तो आपको याद कराऊंगी कि 2.5 साल में, और अभी 2.5 साल पूरे नहीं हुए, 2 साल 4 महीने हुए हैं इस हुकूमत को। इन 2 साल 4 महीनों में 4 मरतबा वफाकी काबीना में बहुत अहम किस्म के मुतबादले होते रहे हैं। बाकी तबादले तो छोड़िए, जो आईजीज़ के, सेक्रेटरीज़ के इधर हर प्रोविंस में, लेकिन फेडरल काबीना में ये इतने ज़्यादा तबादले आए हैं। बहुत जल्दी से आपको याद कराती हूँ कि अगस्त 2018 में काबीना बनी, उसमें 21 कुल टोटल मेंबरान थे, जिसमें से 16 फेडरल मिनिस्टर थे और 5 एडवाइज़र्स रखे गए थे। याद तो आपको होगा कि इमरान खान साहब ने यही वादा किया था कि मैं छोटी काबीना रखूँगा, और मेरे पास ये भी आपको याद होगा कि आने से पहले इन्होंने बताया था कि इनके पास 200 माहिरीन हैं। तो उन 200 में से इन्होंने इस तरह से 21 की काबीना बनाई। लेकिन आज, पीछे जाने से पहले, आज वो 51 मेंबरान पे मुश्तमिल काबीना है, जिसमें से 19 अनइलेक्टेड हैं। अब याद करते चलें कि हुकूमत आते ही अप्रैल 2019 आया और यकायक बहुत से चेंजेस आ गए। आपको याद होगा कि इंटीरियर मिनिस्ट्री इमरान खान ने शुरू में अपने पास रखी थी, लेकिन वो उनसे ले ली गई और वो इजाज़ शाह साहब को दे दी गई। उमर असद को हटा के हफीज़ शेख को लाया गया, और फवाद चौधरी को हटा के फिरदौस आशिक अवान को लाया गया। कुछ और भी चेंजेस आए। मेरा ख्याल है ये खुसरो बख्तियार को वाटर रिसोर्सेज से हटा के फूड सिक्योरिटी पे लाया गया, और मज़ीद लोगों को भी। अब आ जाते हैं मज़ीद 6 माह बाद, नवंबर 2019 आ जाता है। फिर दोबारा असद उमर तो छोड़ गए थे, उनको वापस लाया जाता है प्लानिंग मिनिस्ट्री में, और खुसरो बख्तियार साहब को अब इस दफ़ा इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न दे दी जाती है 2 दिन ही बाद कि जब रिपोर्ट आई कि बेनिफिशरीज़ में उनका नाम सर फहरिस्त था शुगर क्राइसिस की। मामला यहाँ नहीं रुकता। इसी साल के, मेरा ख्याल है बाहर के मौसम में, फिरदौस आशिक साहिबा को हटाया गया, आसिम सलीम बाजवा साहब के लिए जगह बनाई गई, जिसके बाद जाहिर है हाल ही में 1-2 माह पहले आपने देखा कि वो भी फारिग हो गए। वो पापा जॉन पिज़्ज़ा और अपने दीगर बिजनेसेस और बच्चों के बिजनेसेस के स्कैंडल के बाद, और उसके अलावा शिबली फराज साहब को भी उसी टाइम पे इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में लाया गया। लेकिन ये काफ़ी ना था, और आज दिसंबर 2020 है, वही पैटर्न चल रहा है। हर 6 माह, तकरीबन 6 माह के बाद फेडरल कैबिनेट में मेजर चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन इस बार चेंजेस क्यों आए? मसला वहाँ पे वापस जाता है कि जो 51 मेंबरान की आपने काबीना रखी हुई है फेडरल, अब आपका कहना है कि जो आपके इलेक्टेड हैं मिनिस्टर, वो उनमें एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो आपको बाहर से लायक लोग लाकर रखने पड़े। तो जो ज़रा फालतू सी मिनिस्ट्रियाँ हैं, क्लाइमेट की हो गई, इसकी हो गई, मौसमियात की हो गई, वहाँ पे आपने ऐसे लोग रखे हैं जिनका मेन काम मिनिस्ट्री का काम चलाना नहीं है, इसलिए आपको उनकी अहलियत की फ़िक्र नहीं है। उनका मेन काम है टीवी पर आकर मुखालफिन को क्रिटिसाइज़ करना, और मैं आगे जाकर कहूँगी कि अजीब अजीब बातें करना, बहुत ही नाजेबा किस्म की बातें 24 घंटे करना। तो जो, लेकिन जिनको प्रोफेशनल समझा जाता है, जो अनइलेक्टेड हैं, वो 2.5 साल से इस मुल्क की भाग दौड़
संभाले बैठे हैं और ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। इसकी तफसील आपको दे दूंगी, लेकिन आपको ये बता दूं कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है वो कहती है कि द स्टेट शैल एक्सरसाइज इट्स पावर्स एंड अथॉरिटी थ्रू द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। तो चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल तो टीवी पे होते हैं, और जो अनचोजन है, नॉन चोजन है, वो बाग दौड़ संभाले बैठे हैं। अब मसला कहाँ आकर खड़ा होता है? मसला ये खड़ा होता है कि दो केसेस आ जाते हैं। अच्छा, दो केसेस आ जाते हैं, चैलेंज आ जाते हैं हाई कोर्ट के अंदर। एक का फैसला होता है अगस्त में, जो कि जस्टिस अतर मिनल्ला करते हैं, और दूसरे का फैसला एक दूसरे साहब हैं, जज साहब, अभी उनका मैं नाम आ जाएगा मुझे, वो दिसंबर में फैसला आता है। पहले वाले में चैलेंज हुआ था शहजाद अकबर, जो एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के, कि वो कैसे ये ओहदा संभाल सकते हैं। तो वो तो उन्होंने रिज़र्व कर लिया मिनल्ला साहब ने वो वाला डिसीजन, लेकिन उस फैसले में उन्होंने ये बड़ी अच्छी तरह बता दिया कि जो नॉन इलेक्टेड एडवाइज़र्स हैं या स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं कर सकते किसी भी सूरत। वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस दे सकते हैं, ना वो कैबिनेट का हिस्सा है, ना वो किसी कैबिनेट की मीटिंग में बैठ सकते हैं अनलेस स्पेशली इनवाइटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ना वो पब्लिक से डील कर सकते हैं, ना वो प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे, ना वो ब्यूरोक्रेट्स के साथ डील कर सकते हैं, ना उनको ऑर्डर दे सकते हैं। अगर कोई भी वो ऑर्डर देंगे तो वो उनकी जो ऑफिस है उसकी मिसयूज़ है, अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी है, नॉट अथॉरिटी, अब्यूज़ ऑफ ऑफिस है। फिर उसके बाद जो दिसंबर में फ़ैसला आया है उसमें जो कैबिनेट कमेटी ऑफ प्राइवेटाइजेशन है, उसमें भी चेयर कर रहे थे अगेन एक एडवाइज़र साहब हफीज़ शेख, और दो एडवाइज़र उसके और मज़ीद मेंबरान थे। और वो बहुत बड़ा मसला बन गया क्योंकि वो चैलेंज हो गया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बार फिर ये कहा कि ये जो एडवाइज़र्स हैं या SAPMS हैं, ये कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी और इन कमिटीज़ का मेंबरान या चेयरमैन बिल्कुल नहीं बन सकते। अब मसला ये है कि ये जो कमिटीज़ थीं जिनके ये मेंबरान थे, ये तकरीबन सारा मुल्क चला रही थी। आप ये देखिए कि हफीज़ शेख साहब अकेले किधर गई इनकी, ये किस में थे? एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल, कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन, कैबिनेट कमेटी ऑन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, फिर इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ऑन IPPs, नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी। आपको याद होंगे 22 रुपए के टमाटर एक दिन इन्होंने टीवी पे यूं करके बताया था कि 22 रुपए के, जब 120 रुपए किलो थे। बहरहाल ये एक्सपर्ट्स हैं जो नॉन इलेक्टेड हैं, जो हर कमेटी में हैं और मुल्क की बागदौड़ ये संभाले हुए हैं, और ये नेशनल लॉजिस्टिक्स कमेटी के भी मेंबर हैं। तो मसला ये आ गया कि जब हाई कोर्ट ने कहा कि ये लोग एग्जीक्यूटिव और ये सारे का, और बाकी के 3 भी जो हैं वो भी इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ में बैठे हुए हैं, तो जब हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये ऐसे नहीं चलेगा, ये काम गैर कानूनी भी है, रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 की वो है, वायलेशन है, और ये गैर आइनी भी है। तो अब क्राइसिस पैदा हो गया क्योंकि आपके 5 एडवाइज़र्स और SAPMs इतनी ज़्यादा जगहों पे तैनात थे कि एक क्राइसिस पैदा हो गया। तो बाकियों का तो अभी क्या फ़ैसला होगा वो देखने वाली बात है, लेकिन इंटीरियर मिनिस्ट्री चला रहे थे एजाज शाह साहिब, अब वो नहीं चला सकते क्योंकि वो ना पुलिस को अहकामात दे सकते हैं, ना कोई और काम नहीं कर सकते। अब देखें PDM के जलसा लाहौर में आ रहा है,
آپ نے ہینڈل کرنا ہے. آپ کو وہ ایک ویسے ہی کرائسس لگ رہا ہے, اوپر سے یہ کرائسس آ گیا کہ ہائی کورٹس نے کی 2 ججمنٹس نے مل کر بہت کلیئر کر دیا ہے, سارے ابہام دور کر دیے ہیں کہ نان الیکٹڈ ایڈوائزرز ملک نہیں چلا سکتے, عوام کے نمائندے چلائیں گے. تو اب کیا کیا پھر یہ کیا کہ اب اگر انٹیریئر منسٹر جو تگڑا ہوتا ہے جس طرح کے اعجاز شاہ صاحب ہیں, اور جو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوتا ہے, اور جو کوئی نائسٹیز یا رولز یا قانون یا آئین آڑے نہیں آنے دیتا, بندہ اسی طرح کا چاہیے لیکن الیکٹڈ چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ ان ساری جو کیریکٹرسٹکس اور شکیں ہیں جو میں نے گنوائی ہیں کہ قانون آئین آڑے نہ آئے, اور بندہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہو, اور جیسا کہا جائے ویسا کرے, اس پہ شیخ رشید صاحب پورے اترتے ہیں. تو اس لیے اب ان کو لے آیا گیا. یہ تھی وجہ بیسک, اور یہاں پہ میں ختم کروں گی, اور اگلی بار آپ کے ساتھ پھر مل بیٹھیں گے. ہوپ فلی کچھ نہ کچھ کلیئر ہوا ہوگا کہ یہ صرف ایک آدمی کا مسئلہ نہیں تھا کہ آپ نے ایک ایڈوائزر کو ایک ایگزیکٹو اتھارٹی دے کر بٹھایا ہوا تھا. آپ 16 سیپ ایمز یعنی اسپیشل اسسٹنٹس ٹو پرائم منسٹرز اور 5 ایڈوائزرز سے جو سارے ان الیکٹڈ ہیں, آپ ملک چلا رہے تھے. یہ ایک انتہائی خوفناک بات ہے. اور جو آپ کے جیسے تیسے تھے الیکٹڈ لیڈر, آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں, موسمیات والے کیا کرتے ہیں, دوسرے کیا کرتے ہیں. پھر کچھ الیکٹڈ ہیں بھی جیسے اور نان الیکٹڈ بھی, جہانگیر ترین صاحب تھے, بختیار صاحب الیکٹڈ ہیں, اور کس طرح سے ان کو میوزیکل چیئر کھلوائی جاتی ہے. ایک بندہ ادھر سے اس کے اوپر الزام آ گیا, اس کو ادھر سے اٹھا کے اس والے پہ بھیج دیتے ہیں, اور جس پہ یہاں الزام آ گیا یا اس سے یہاں قبضے, مطلب جس سے ریلوے خراب ہو گئی اس کو آپ نے انٹیریئر منسٹر بنا دیا. جو انٹیریئر منسٹری کے لیے اہل نہیں تھا, اب آپ نے کہا چلو جاؤ ریلوے کے ساتھ مزید جو کرنا ہے کر لو. تو یو چینج ود یو, یو چینج ود یو. ہم نے 2.5 سال یہی دیکھا ہے کہ یہی میری گو راؤنڈ چلتا رہا ہے, اور یہ ایک انتہائی اللیگل اور انکانسٹیٹیوشنل میری گو راؤنڈ چلتا رہا ہے, جو اب 2 فیصلوں نے کلیئر کر دیا ہے. آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. اب شیخ رشید صاحب یہاں کیا مار کے مارتے ہیں. سیاسی ماحول گرم ہے, تو یہاں پہ اس کو چھوڑیں گے اور اگلی دفعہ ملیں گے. بہت شکریہ دیکھنے کا.